न जाने कब सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में पहुंच गया। देखते ही देखते आज फिर दिन ढल गया। दोस्तों, मेरा नाम है समीर साहू। कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी ऋषिकेश। अचानक यात्रा पर निकल जाने का सुख मुझे हमेशा ललचाता रहा है। अचानक मतलब एकदम अचानक, जैसे रात को देर से उठने का मन बनाकर सोऊं और सुबह जल्दी आंख खुल जाए तो बैग उठाकर चल पड़ूं। और इस बार ऐसा हुआ भी। बैग में 2 जोड़ी कपड़े, एक किताब, लैपटॉप और कुछ ज़रूरत का सामान रख लिया। सुबह के 7 बज रहे थे। कहाँ जाना है सोचते ही सबसे पहले मन में आया ऋषिकेश। ऋषिकेश घुमक्कड़ों का शहर है। कुछ है यहाँ की हवा में जो हर भूले भटके को आसरा देता है। कुछ है जो बार बार लौट कर आने को कहता है। मैंने सीकर से दिल्ली की बस पकड़ी। तब तक करीब 8 बज चुके थे। बस में बैठने के बाद दिल्ली से ऋषिकेश के लिए बस देखी और अपनी पसंद की एक सीट भी ऑनलाइन बुक कर ली। बस 3 बजे की थी और जब तक मैं उस बस में बैठ ना जाऊं तब तक तय नहीं था कि मैं ठीक समय पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। ऋषिकेश की बस छूट गई तो, लेकिन मुझे इस बारे में ज़रा भी चिंता नहीं थी। अनप्लान्ड यात्राओं की सबसे अच्छी बात यही है, ऐसा कुछ नहीं होता जिसके छूटने या ना होने का डर रहे। मैं ठीक समय पर दिल्ली पहुंच गई और ऋषिकेश की बस भी मिल गई। ऋषिकेश पहुंचने तक रात के 9 बज चुके थे। नवंबर का महीना था। 9 बजे तक ही सड़कों में भीड़ कम हो गई थी। मैंने अक्सर हिल स्टेशन पर यह देखा है कि वहां रहने वाले लोगों की दिनचर्या थोड़ी सुस्त होती है, महानगरों की भाग दौड़ से एकदम विपरीत। मैंने अपने रहने के लिए हॉस्टल भी इसी सफ़र में बुक कर लिया था। ऋषिकेश में रहने की जगह खोजते समय बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। कैंपिंग, हॉस्टल, होटल्स, होम स्टे, हर बजट के ट्रैवलर को चुनने की आज़ादी मिलती है। मेरा हॉस्टल तपोवन में था। लक्ष्मण झूला रोड पर तपोवन में आसपास ही बहुत सारे होटल्स, हॉस्टल्स हैं। ऋषिकेश में रुकने के लिए ये सबसे सही लोकेशन है। ऐसा कहा जा सकता है यहाँ से सब आसपास ही पड़ता है। हॉस्टल किसी बड़े से घर जैसा था। चारों तरफ कमरे और बीच में बड़ा सा आंगन, जहाँ कुछ लोग आग से हाथ सेक रहे थे। मुझे अपने गांव के घर की याद आई। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठी रही। मुझे हॉस्टल्स की ये बात सबसे अच्छी लगती है। यहाँ आप जब चाहें, जितना चाहे अकेले भी रह सकते हैं और जब चाहें खुद को ढेर सारे लोगों के साथ भी पा सकते हैं। दिन भर के सफ़र की थकान इतनी थी कि कमरे में जाते ही सो गई। मुझे नदियों, झीलों वाले शहरों का सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। मैं किसी हाल में इन्हें देखने से चूकना नहीं चाहती। सो अगली सुबह जल्दी उठी और निकल पड़ी लक्ष्मण झूले की तरफ। तपोवन से लक्ष्मण झूला पैदल चलने पर 10 मिनट की दूरी पर है। ऋषिकेश ऐसा शहर है जहां सुबह के 4 बजे उठकर भी निकला जाए तो सड़कें सूनी नहीं मिलती। आरती में शामिल होने जाते लोग गायों को चारा खिलाते या यूं ही सुबह ही सैर पर निकले स्थानीय लोग दिख जाते हैं। और विदेशी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण रहता है योगा क्लासेस। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे एकदम सामने उगता हुआ सूरज दिख रहा था। मैं सड़क से उतरकर गंगा नदी के पास चली गई। सीढ़ियों से नीचे उतरी और पानी में पैर डुबाकर बैठ गई। जाने कौन सा घाट था ये। बिल्कुल भीड़ नहीं थी। बस एक बूढ़ी औरत कबूतरों को दाना चुंगा रही थी। कितना सुंदर, कितना शांत था ये दृश्य। जैसे किसी ने मेरे भीतर की सारी बेचैनियों को सहलाया और फिर अपने साथ ले गया, मुझसे दूर। कुछ देर बाद मैं हॉस्टल वापस लौट आई। रास्ते में दूध और ब्रेड ले लिया था।
हॉस्टल्स कम खर्च में ज़्यादा घूमने वालों के लिए इसलिए भी बेस्ट होते हैं। यहाँ अपना खाना खुद बना सकने की सुविधा रहती है। किसी भी यात्रा में मुख्य खर्च 3 ही होते हैं: रहना, खाना और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का खर्च कम करने के ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं रहते, पर रहना और खाना कम में हो सके तो पूरा खर्च बैलेंस किया जा सकता है। और ऋषिकेश इस समस्या को काफ़ी हद तक हल कर देता है। ऋषिकेश में खाना सस्ता भी है और अच्छा भी। मैं फिर से घूमने निकली तब तक दोपहर के 12 बज रहे थे। मुझे इतना पता था कि लक्ष्मण झूले के उस पार जाना है। आगे जहाँ तक मन किया वहाँ तक जाऊँगी, फिर लौट आऊँगी। अब सड़क पर खूब रौनक थी। करीब 15 मिनट बाद मैं लक्ष्मण झूले तक पहुँच चुकी थी। मैं 10 साल की थी जब पहली बार अपने परिवार के साथ हरिद्वार और फिर ऋषिकेश आई थी। मुझे याद है, इस झूले को पार करते हुए मैं बार बार यही पूछ रही थी, हम पानी के ऊपर हैं? हम पानी के ऊपर से जा रहे हैं? इतनी ऊपर से? इसे झूला क्यों बोलते हैं? मुझे सच में कुछ समझ सा नहीं आ रहा था। नदी पहली बार देखी थी मैंने, पहाड़ भी। इतनी खुश, इतनी हैरान कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही। सोचती कुछ, बोलती कुछ। मैं जितनी बार ऋषिकेश आई हूँ, हमेशा इस झूले को पार करते हुए वही 10 साल की लड़की बन जाती हूँ, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य अभी अभी देखा है। हम समय को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर बचपन के दिनों का वो आश्चर्य अपने अंदर बचाए रखें तो दुनिया बहुत सुंदर लगती है, एकदम नई सी। लक्ष्मण झूला पार कर मैं उस तरफ के एक कैफ़े में जाकर बैठ गई। कॉफ़ी पी, किताब पढ़ी। आज मेरा मन नहीं था कहीं और जाने का। कुछ देर और वहीं बैठी, फिर हॉस्टल आ गई। आते हुए रास्ते में एक छोटे से रेस्टोरेंट से डोसा खाया। जैसे हर शहर से कुछ न कुछ खरीदना, कुछ भी छोटी सी मगर यादगार चीज़ें साथ लाना कुछ लोगों का सगल होता है, वैसे ही मेरा सगल है अपना मनपसंद डोसा हर शहर में चखना। कहने को साउथ इंडियन पकवान है, लेकिन हर शहर में इसका स्वाद बदल जाता है। थोड़ी सी उस शहर की खुशबू उसमें घुल जाती है। अगले दिन मैं थोड़ी जल्दी हॉस्टल से निकली। लक्ष्मण झूले से थोड़ी दूर आगे चलने पर राम झूला आता है। इस पर खड़े होकर जितनी देर गंगा को निहारा जाए कम है। मैं चलते चलते राम झूले से भी आगे तक आ गई थी। अब तक जितनी बार ऋषिकेश आई, परमार्थ आश्रम जाना चूकता रहा। इस बार तो मैं चाहती थी कि यहीं रुकूं। इतनी शांति और गंगा घाट, इससे सुंदर जगह कौन सी होगी ऋषिकेश में। लेकिन अगर आप परमार्थ आश्रम में रुकना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले बुकिंग कंफर्म कर लेना ज़रूरी है, कम से कम 1-2 दिन पहले। मैं अचानक इस यात्रा पर निकल आई थी, सो आश्रम में रुकना तो इस बार भी नहीं हो पाया। पर इस बार मैंने यहाँ ढेर सारा समय ज़रूर बिताया। अगर आप भी ऋषिकेश जाएं और परमार्थ आश्रम जाएं तो यहाँ की कैंटीन के खाने का स्वाद ज़रूर चखें। और अगर चाय प्रेमी हैं तब तो इस जगह से प्यार होना तय है। चाय नाश्ते के बाद मैं आश्रम के सामने वाले घाट पर आकर बैठ गई। नवंबर की गुनगुनी धूप गंगा की लहरों पर चमक रही थी। कितनी सुंदर थी ये दोपहर, अपने आप में संपूर्ण। और मुझे ये सिखाती हुई कि संपूर्णता मन की एक अवस्था से इतर कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मैं बीटल्स आश्रम की ओर चल पड़ी। परमार्थ निकेतन के आगे बीटल्स आश्रम की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं, सड़क का शोर कम होता जाता है और बहते पानी का संगीत आत्मा में और गहरा उतरता हुआ जान पड़ता है। विदेशी पर्यटकों के अलावा बहुत कम लोग बीटल्स आश्रम जाते हैं, लेकिन अगर ऋषिकेश जाना हो तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ये मैंने हर बार महसूस किया है। कौन थे वे लोग जो यहाँ रहते थे, क्या रचते थे, कैसे जीते थे, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये वहाँ जाकर ही महसूस किया जा सकता है। वो ठंडी गुफाएं,
वो घास से लदी दीवारें, वो रहस्यमयी सा सन्नाटा, और सबसे खास वहाँ से शहर को देखना। मैं उस कुर्सी पर जाकर बैठ गई जहाँ से शहर का एक हिस्सा दिख रहा था। सामने सर्दियों का नरम नारंगी सूरज ढल रहा था। बच्चों की एक टोली नदी में गोते लगा रही थी। पानी के बहने के साथ साथ उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे जाती। कभी किसी मंदिर के घंटे की आवाज़ तो कभी एकदम सन्नाटा। इतने सुंदर क्षण अपने आप में एक कविता होते हैं, और इन कविताओं को पढ़ने के लिए यात्राओं पर निकलना पड़ता है, भटकना पड़ता है अपरिचित रास्तों पर। सूरज के एकदम डूबने से पहले मैं वहाँ से चल पड़ी, या यूं कहूँ गंगा आरती की खुशबू मुझे इतनी दूर से खींच लाई। करीब 20 मिनट का रास्ता पैदल ही तय करके मैं फिर से पहुँच गई थी परमार्थ आश्रम के सामने घाट पर, जहाँ गंगा आरती होती है। पानी पर तैरते दीप, शंखों की आवाज़, आरती की गूंज, इतनी ज़्यादा खूबसूरती जब सामने होती है मुझे कुछ समझ सा नहीं आता। जीवन को शुक्रिया कहूँ, अपनी घुमक्कड़ी पर गर्व करूँ, या बस मुट्ठी में भींच लूँ इस पल को, कुछ समझ नहीं आता। बस आंखें मूंदती हूँ और वादा करती हूँ खुद से कि यूं ही भटकती रहूँगी, यूं ही खोजती रहूँगी अपने हिस्से की सुंदर कविताएं। हॉस्टल लौटने के बाद मैंने पैकिंग की और सुबह की वापसी की बस भी बुक कर ली। इस बार लंबे समय तक रुकने का दिल नहीं किया, लेकिन भरोसा था कि जल्द लौटूंगी। इस बार किसी दूसरे मौसम में, ताकि शिवपुरी तक जाऊं और रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकूं। शायद ट्रैकिंग पर भी निकल जाऊं। शायद इस बार हॉस्टल में नहीं, नदी किनारे किसी टेंट में रात बिताऊं। मैं इन संभावनाओं को यूं ही बिखरा हुआ छोड़कर जाना चाहती हूं, ताकि अगली बार भी खुद को चौंका दूं, जैसे ये शहर चौंकाता है, हर मौसम में अलग दिखता है। ऋषिकेश की हर गली में कोई सुंदर सा आश्रम, कोई सुंदर सा मंदिर देखने को मिल जाता है। यही वो शहर है जहाँ से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। जो जितना देखना चाहे, ये शहर उसके लिए उतना ही है। जैसा देखना चाहे वैसा ही, सुकून में समय बिताना हो या दोस्तों के साथ मस्ती वाली ट्रिप। ऋषिकेश सबकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, लेकिन याद रहे, उम्मीदें लेकर चलना घुमक्कड़ों का काम नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।